गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास से पहले के गप्पे आप लोगों के हो गए। आई कैन सी कोरोना के बारे में और XYZ के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आप लोगों की। ऑलराइट, तो पढ़ाई पे ध्यान दें। 1 घंटे का ही समय हमारे पास। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड देन। तो लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है चैट पे, अदरवाइज मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। वेटिंग फॉर डाउट्स फ्रॉम लास्ट क्लास। ओके, ठीक है ओके। ओके देन, इफ देयर आर नो डाउट्स आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। ऑलराइट, तो आज हम लोग अपनी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमने प्लेन रिफ्लेक्शन ख़त्म नहीं किया पूरी तरह से। मिरर पे रिफ्लेक्शन के बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत फ्यूचर में और करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपना फोकस स्फेरिकल रिफ्लेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में हमें इस तरह का एक चित्र देखने को मिलता है और इसको हम कह देते हैं कॉनकेव मिरर। पूरा नाम है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग या कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग मिरर। कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्ट करने वाला मिरर। इसी प्रकार से शॉर्ट में हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पूरा नाम है कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग मिरर। सो इस तरह के 2 मिरर्स की हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग एंड कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग मिरर। अब ये जो 2 तरह के मिरर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग इनको क्लियरली समझने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, एक बच्चे को शायद सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। ये मोनो माइक है, तो या तो लेफ्ट में आ रहा होगा और आप राइट में लगा के सुन रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चेंज कर लीजिए, जो भी कंप्यूटर या जहाँ पे भी आपने लगा रखा है तो सुनाई दे जाएगा। ओके, नाउ कॉनकेव साइड, कॉन्वेक्स साइड, ये चित्र जरूर ऐसे बना दिए जाते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। एक आर रेडियस का स्फीयर समझ ले, कांच का बना हुआ। ओके, एक कांच का बना हुआ आर रेडियस का स्फीयर है, शेल है। ओके, शेल मतलब अंदर से खाली और बाहर भी खाली सब कुछ। तो इस प्रकार की जो शेल है आर रेडियस की, इसकी मान लीजिए हमने ये साइड को सिल्वर कर दिया। ऑलराइट, सिल्वरिंग आई होप सब समझते होंगे। ऑलराइट, यदि कभी भी किसी ने मिरर को पलट के देखा है, ऑलराइट, कभी भी किसी ने मिरर को पलट के देखा है, तो मिरर जो होगा, ऑलराइट, उसका पीछे से देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक दिखता है, सामने से चमकता हुआ दिखता है। दैट प्रोसेस इज सिल्वरिंग। मतलब ये तो हो गया आपका ब्लैक वाला साइड और ये वाला साइड हो गया चमकने वाला या फिर रिफ्लेक्टिंग साइड। सो दैट इज कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग मिरर। और इसको यदि मैंने ऐसे कट कर दिया, ऑलराइट, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम इसको बनाते 2D हैं, बट आप सोचिए यदि मैंने एक स्फीयर से इसको कट किया तो आपको एक ऐसे 2D में एक चीज नहीं मिलेगी, आपको एक 3D में चीज मिलेगी। ऑलराइट, आपको 3D में एक चीज मिलेगी और जो 3D में आपको चीज मिलेगी
दैट इज योर मिरर। हम जनरली इस तरह की डायमेंशन की बात करते हैं, जबकि प्लीज अंडरस्टैंड जितनी डायमेंशन आपको बोर्ड में इधर दिख रही है उतनी डायमेंशन मोर और लेस बोर्ड के आगे और पीछे भी होगी। ओके, मिरर के आगे और पीछे भी उतनी ही डायमेंशंस होंगी जितना आपको ऐसे दिखती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। सिल्वरिंग बाहर की बजाय अंदर की साइड करके काट दिया आप, तो अभी आप देखेंगे कि ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, इधर ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई थी। इस साइड पे डालेंगे कुछ नहीं होगा, इस साइड पे डालेंगे कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, सो दैट इज द आइडिया। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ये 2 डायमेंशनल नहीं, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, इट्स नॉट अ 2 डायमेंशनल, इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ी थोड़ी सी इसके बारे में और चीजें भी हमें चाहिए होगी नाम के अलावा भी। ऑलराइट, तो नाम के अलावा जो हमें और चीजें चाहिए होंगी वो हम देख लेते हैं, टेक्निकल टर्म्स। वंस वी अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल टर्म्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लेमन भाषा में बोले तो साइज ऑफ मिरर, ये लेमन भाषा। ओके, इसका टेक्निकल नाम है अपर्चर। राइट, अपर्चर को ही हम लोग साइज ऑफ मिरर कह देते हैं। जो यहाँ पे चित्र देख के बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर साइज ऑफ मिरर का अर्थ क्या होगा। साइज ऑफ मिरर का अर्थ होगा ये अपर्चर। राइट, कि मिरर कितना बड़ा है, दैट इज अपर्चर, दैट इज साइज ऑफ मिरर। तो ये लिखते जाएंगे आप साथ साथ तो बेस्ट रहेगा। ऑलराइट, कि अपर्चर क्या होता है ये मैंने यहां पे दिखा दिया, साइज ऑफ मिरर। ओके, इसको कभी कभी पुरानी किताबों में, ऑलराइट, कभी कभी इसको डायामीटर भी बोल देते हैं। और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है डायामीटर बोलना। क्यों कंफ्यूजिंग है डायामीटर? क्योंकि उसको लोग इस आर से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो लिख दो दिस इज नॉट 2r, अपर्चर इज द सेम थिंग एज डायामीटर। तो ये हो सकता है कि सर इसको ऐसा अजीब सा नाम क्यों दे दिया डायामीटर? फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि जब मिरर्स दुनिया में यूज होने शुरू हुए होंगे तो ऐसे आप कांच के मिरर को हाथ में लेके तो नहीं घूमेंगे, हाथ कट जाएगा, वो कांच का है। तो आप उसको किसी न किसी एक कवर में रखेंगे। तो जो कवर में आप रखेंगे, जिस डिस्क में आप रखेंगे, उसकी जो डायमीटर होगी, जिस डिस्क में आप इसको एम्बेड करेंगे, दैट वुड बी बेसिकली इक्वल टू दी अपर्चर। इसलिए डायमीटर ऑफ मिरर हैज नथिंग टू डू विद दिस रेडियस r. इज दैट ओके? आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो डायमीटर भी बोलते हैं अपर्चर को, रेयरली बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है दैट इज अपर्चर या फिर साइज ऑफ मिरर। तो मैं ये चीजें हटा के फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट terms that we are going to understand one after another are center of curvature, क्योंकि रिलेटेड ही है इसलिए मैं साथ साथ लिख देता हूं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो टर्म भी हमको फॉर मिरर पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब याद रखिए ये मिरर एसेंशियली एक स्फीयर से काट के बनाया गया है। ऑलराइट, इट वाज पार्ट ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फीयर, सॉरी। सो दिस वाज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ऑलराइट, तो उस स्फीयर से जब अपन ने कट किया तब भी उस ओरिजिनल स्फीयर का एक सेंटर तो था ही सही। वही सेंटर इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और जिस स्फीयर से कट किया था उसका एक रेडियस भी था, वही रेडियस इस मिरर की रेडियस भी कहलाती है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज एसेंशियली सेंटर एंड रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर ऑफ विच इट वाज पार्ट. ओके, सेंटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, सेंटर and radius of curvature of spherical mirror, all right, center and radius of curvature of a spherical mirror are of the original sphere of which this mirror was part, are of the original sphere, are of the original sphere of which this mirror was part. तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, या अपनी भाषा में लिख लीजिए, इससे भी अच्छा होगा यदि अपनी भाषा में लिखा होगा, हिंदी में या जो भी भाषा आप समझते हैं, ऑलराइट, उसमें लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू जो मैंने बोला, फिर भी यही कह रहा हूँ. क्या, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसकी जगह हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें. इधर ही चला जाएगा सेंटर, ये जिस स्फीयर का पार्ट था उसका सेंटर यहाँ था, राइट. ओके, कई बुद्धू लोग इसमें इधर भी आर और सी की बात कर लेते हैं. इधर सी कहां से आएगा भाई, इससे आर दूरी पर इधर सी नहीं होगा. ऑब्वियसली सिर्फ जहां पे सी था ओरिजिनल मिरर का, वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का, है ना. कई लोग इधर भी आर दूरी पे सी बना देते. ठीक, आगे बढ़े हम लोग. यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. चैट में पूछ सकते हैं डाउट्स हो तो. प्लेन मिरर के ओरिजिनल स्फीयर का रेडियस इन्फिनिटी होगा, सो प्लेन होगा वो, नाम में ही प्लेन है बेटा, ऑलराइट, नाम में ही प्लेन है शुभ अग्रवाल. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. नेक्स्ट टू टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विच आर क्लोजली एसोसिएटेड इज पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर. ओके, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर. सो सबसे पहले हम ले लेते हैं पोल. ओके, पोल ऑफ मिरर क्या होता है. एनसीईआरटी जो कहती है पोल को, मैं वही बात आपको बता रहा हूं, ऑलराइट, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. हालांकि थोड़ा सा मेरा मतभेद है इस चीज को लेके, बट एनसीईआरटी को फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि कभी भी जेईई के एग्जाम में कोई सवाल आ जाएगा जहां पे किसी भी तरह का यदि दो इंटरप्रिटेशन होंगी, तो ये मान के चलिएगा कि वो एनसीईआरटी की ही इंटरप्रिटेशन को ट्रू मानेंगे, ऑलराइट, और कोई इंटरप्रिटेशन को वो ट्रू नहीं मानेंगे. सो पोल, सेंट्रल पोर्शन ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल. मिरर का जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम लोग पोल कहते हैं. सेंट्रल पोर्शन ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, राइट. तो ये मिरर है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट, उसको हम लोग पोल कह देते हैं, POLE, पोल. ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है. ओके, मेरा थोड़ा सा मतभेद इसलिए है कि मैं आगे जाके, ऑलराइट, ये आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि यदि हम लोग पोल को आगे पीछे ऊपर नीचे ले भी ले मिरर पे तो खास फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट हम ऐसे भी प्रॉब्लम्स लेंगे जहां पे पोल मिरर के बाहर एग्जिस्ट कर रहा होगा इसी स्फीयर के वैल्यू पे, लेकिन वो मिरर के बाहर एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिर भी सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा. तो जब वो आएगा पॉइंट तब देखेंगे. तब तक के लिए ऑफिशियल डेफिनेशन तो यही है कि पोल मतलब सेंट्रल पोर्शन ऑफ मिरर. दैट इज योर ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पोल, राइट. इसी को फॉलो करना है जब तक मैं आपको फर्दर कुछ और चीज ना बता दूं. तो ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है पोल की?
सेंट्रल पोर्शन ऑफ मिरर। अभी इससे रिलेवेंट आप डाउट मत पूछिएगा कि सर कब होगा, कैसे होगा, वो जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि भैया ऑफिशियल डेफिनेशन ये है। कभी कभी फ्यूचर में हम वेरिएशन करेंगे, वो इसलिए बता देता हूं ताकि जब मैं आगे वेरिएशन करूं तो किसी को नहीं लगे सर आपने उस दिन तो एक आधा पोल यही होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? लिखिएगा, बहुत जरूरी है इसको लिखना। एक बच्चा डाउट पूछ रहा, फैज मुश्तकान, खैर मिटा दिया। ये लोगों को सीखना नहीं है, उनको अपनी डेफिनेशन देने में इंटरेस्ट है। ऑलराइट, प्लीज़ जाके एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 12th क्लास की। मैंने लॉजिक दिया है कि क्यों ऐसा डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, बिकॉज एनसीईआरटी में यही दे रखी है। ऑलराइट, एसेंशियली कोई भी फिजिक्स में कभी कोई लफड़ा हो गया तो वो उसके अलावा किसी और की नहीं मानेंगे, वो एनसीईआरटी की ही मानते हैं। जब भी कभी कोई कन्फ्यूजन हुआ है आज तक किसी भी सिनेरियो में, पिछले मैं कब से जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ 99, ऑलराइट, तो 21 साल हो गए करीब करीब, तो 20 से 21 साल से उन्होंने एनसीईआरटी के सिवाय किसी भी और को फॉलो नहीं किया। ऑलराइट, चलिए, सो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखने के लिए सब लोग तैयार? लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे जाके हमारी सारी पढ़ाई के लिए कि हम लोग पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सो वी आर डन विद द बेसिक wordings, basic terminology that we'll be needing for understanding geometrical optics. For spherical mirror, we have the two laws, we'll be using those laws, and we have understood image, object, definitions. तो अब ये सब चीज़ें जो हमने अभी तक सीखी हैं वो यहाँ पर जगह जगह पर यूज हो रही होंगी और नई चीज़ें भी आएंगी। सो बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, किसी को किसी टर्मिनोलॉजी में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप चैट विंडो पे लिख सकते हैं और फिर हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेलेवेंट डाउट होगा तो, कई बच्चे इररिलेवेंट अपना ज्ञान देना चाह रहे हैं रादर देन आस्किंग डाउट्स, तो वो आपका ज्ञान आप रखिए अपने पास। ऑलराइट, आई एम सॉरी टू से दैट यूजिंग सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट यू शुड नो। डाउट लिख सकते हैं आप कि जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कौन बता रहा है। ऑलराइट, वी आर द पीपल जो कोटा के सब्जेक्ट्स जिनकी सारी जगहों पर यूज़ होते हैं, मटीरियल शीट्स, वो हमने ही बनाए हैं। ऑलराइट, जिसको हम आज से 15 साल पहले पढ़ाते थे वो अब आपको कुछ ऑथर्स की किताबों में या कुछ जो नए नए लोग इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लेक्चर में सुनने को मिल जाएगा जो हम 15 साल पहले पढ़ाते थे। जो हमने उसके दौरान 15 साल में ग्रो करा है, जो नई नई चीज़ें सीखी वो मिलेंगी भी नहीं कहीं पर भी। सो वो रटी रटाई डेफिनेशन जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी उसको पढ़ के अपने आप को कन्फ्यूज मत होइए। ऑलराइट, तो जो मटेरियल हमने बनाया था आज से 15 साल 10 साल पहले वो मार्केट में अब लोग पढ़ाना शुरू किए हैं। तो जो लेटेस्ट जेई के पैटर्न के हिसाब से चीज़ें चाहिए वो तो लोगों को पता भी नहीं होती है, वो भी हमारे वीडियोस देखेंगे फिर उसके बाद वो 5 साल बाद फिर आएगा। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट नॉलेज दैट यू गेन्ड एनीवेयर, वो आउटडेटेड नॉलेज। लक्ष्य अग्रवाल सर, पोल इज अ पॉइंट और अ पोर्शन। देखो मैंने एनसीईआरटी में जो बोला लिखा था करीब करीब वो बोल दिया, तो यस इट शुड बी अ पॉइंट। बट मान लीजिए यदि आपका मिरर यूनिफॉर्मली बना हुआ ना हो, ऑलराइट, ये तो मैंने मिरर को यूनिफॉर्मली काट दिया ऐसे कटोरी की तरह बिल्कुल, तो इसमें तो सेंट्रल पॉइंट है। मान लीजिए मिरर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी काट लूँ तो उसकी रिफ्लेक्टिंग नेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ऑलराइट, तो उसके रिफ्लेक्टिंग नेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि रिफ्लेक्टिंग नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम लोग सेंट्रल पोर्शन कह देते हैं कि ये तो मैं साइड से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए
सामने से देखने से मिरर ऐसा दिख रहा था भाई, सेंट्रल पोर्शन में कोई पॉइंट, दैट्स व्हाट एनसीईआरटी वांटेड, ऑलराइट। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, कान्हा चौधरी, बेटा एक्सिस की लेंथ नहीं होती है, एक्सिस की लेंथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, सो इट इज नथिंग टू डू विद रेडियस ऑफ कर्वेचर मिस्टर कान्हा चौधरी, एक्सिस इज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ, ऑलराइट। सो आई थिंक सफिशिएंट है, यहां तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज for diffuse reflection we don't study because there is no image formation, हर्षनिल आप, since there is no image formation तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। इट इज़ नॉट मीनिंगफुल कि हम लोग बैठ के डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की पढ़ाई करें, उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा, ओके, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now, next thing that we need to learn is image formation, okay? कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कब और कैसे होती है, ऑलराइट, और होती भी है कि नहीं होती है, ऑलराइट। दिस लेटर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात की थी, प्लेन मिरर में हमने प्रूव किया था कि इमेज कैसे बन रही है, यदि समझ में नहीं आया था तो वाला वीडियो एक बार दोबारा देखिएगा, ऑलराइट, जहाँ पे हमने प्रूव किया था कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्या प्रूफ दिया था हमने, प्लीज लुक इनटू इट, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इमेज फॉर्मेशन के लिए व्हाट वी नीड इज टू प्रूव कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो, ओके। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, वी नीड टू चेक कि वेदर देयर इज एन इमेज फॉर्मेशन और नॉट एन इमेज फॉर्मेशन, ऑलराइट, एंड इफ देयर इज एन इमेज फॉर्मेशन वेयर वी आर फॉर्मिंग इट, ये सब हमको काम करना है, ऑलराइट। बट उसके लिए हमको सबसे पहले जो एक चीज चाहिए होगी वो है एक और टर्म जिसको लोग गलत सलत थोड़ा सा समझ के चलते हैं, दैट इज पैरेक्सियल रेज, ऑलराइट। तो कितना गलत समझते हैं इस टर्म को, पैरेक्सियल रे को। मैं नहीं चाहता आप में से कोई डेफिनेशन लिखे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप जो डेफिनेशन लिखेंगे वो देखने में, ऑलराइट। व्हाट आई वांट इंस्टेड इज कि आप लोग ये देखें कि आपकी डेफिनेशन गलत कैसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत कैसे, थ्रू अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेक, ऑलराइट। फिर हम लोग वंस वी अंडरस्टैंड पैरेक्सियल रे, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा व्हाई वी नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन क्लियरली, ओके। लेट्स से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस h हाइट पे चल रही है और इस मिरर से आके टकराती है, ऑलराइट। फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, लेट्स से जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है दैट इज I, मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट I का C से कितना डिस्टेंस होगा, ऑलराइट। द क्वेश्चन इज C का I से, जहां से रिफ्लेक्ट होके गई है रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर को स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो C और I का डिस्टेंस कितना होगा। आपको यदि आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं, गलत या सही नॉट टू वरी, फिजिक्स अटेम्प्ट के बारे में है, गलत सही अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। Okay.
कुछ बच्चे बार बार भी आंसर लिख रहे हैं, फैज और हर्ष वगैरह, कोई नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली बच्चों, आप लोगों को मुझे बताते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि आपका आंसर r/2 गलत है। ऑलराइट, r/2 इज रॉन्ग। कई बच्चे तो किसी और ही टर्म्स में आंसर दे रहे हैं। ऑलराइट, r/2 इज रॉन्ग। रुक जाइए, आई होप दिस विल get your interest back to what I am teaching. All right, so how to find the correct answer and why we need this definition of paraxial ray, इस पे अब हम लोग आएंगे। सो रोक दीजिए, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। All right, please stop putting that, आंसर्स टाइप करना बंद and let's start solving it. All right, तो जो भी हमारा आंसर है r/2, ये वो जहाँ से भी आया, ये अपन ने कुछ पीछे की कोई नॉलेज इकट्ठी करी हुई है। ऑलराइट, वहाँ से आया है। सो लेट्स ट्राई टू गो बाय द बेसिक्स। ऑलराइट, हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। बेसिक क्या है जी? बेसिक ये जी, हमें लॉ आता है। कौन सा लॉ आता है? हमें आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लोग अभी भी चैट विंडो खुली रखे हुए हैं, उनका बहुत नुकसान होने वाला है। प्लीज़ कॉपी पेन पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस करूंगा, फिर आप परेशान होंगे। ओके, सो साथ साथ पेन चलाते जाइएगा। तो हम लोग बेसिकली जो लॉज है बस वही यूज कर रहे होंगे। ये हमने जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ऑलराइट, इसको हम Q कह देते हैं। ये पॉइंट P है, ये I है। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ऑलराइट, उसको C से कनेक्ट कर दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। नॉर्मल कैसे हुआ? क्योंकि हमने पॉइंट P को C से कनेक्ट किया, तो इट बिकम्स योर नॉर्मल, राइट। एंड बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इस नॉर्मल से थीटा एंगल बना के जा रही होगी। अपन ने कुछ गलत सीख रखा है, उसके लिए शर्माने की बात नहीं है। सीख रहे हैं ना अपन सही, ऑलराइट। ये तो अच्छी बात है कि अपन ने कुछ सीख रखा है और कुछ गलत भी, और अपन को पता भी पड़ रहा है कि भाई ये गलत है और सही है, तो किस कंडीशन में सही है। ओके, तो रे आके टकरा रही है Q पॉइंट पे, और ये CQ हो गया आपका नॉर्मल, और ये रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। राइट, इसके अलावा तो और हमें कुछ आता नहीं है। ये H है। हम लोग साइन थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी H/R, क्योंकि C से Q का डिस्टेंस क्या होगा? CQ इज R। सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हैज टू बी R। ऑलराइट, और ये अपन को H दे ही रखा है ना। दिस एंगल इज थीटा, पैरेलल लाइन, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये जो ट्रायंगल है IQC, ये कैसा ट्रायंगल हो गया? IQC। IQC becomes a isosceles triangle. All right, if it's an isosceles triangle, then ये distance CI और QI would be equal. All right, not only that, यदि मैं यहां से I से परपेंडिकुलर डाल दूंगा इसके ऊपर, तो मेरे को एक राइट ट्रायंगल मिल गया है, जिसकी ये वाली साइड, इसको मैं पॉइंट जहां पे ये गिरा है PQR यूज नहीं कर सकता, S कह देता हूं। ऑलराइट, तो CS would be half of CQ, that would be R/2. So I have got CS का value which is R/2. So now it's very easy. Alright, यदि अपन इस ट्रायंगल को फिर से देख लें, ये थीटा है, ये C है, ये S और ये I। ऑलराइट, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हाइपोटेनियस CI है। ओके,
तो सी आई इज हाइपोटेनियस, उसका कॉस थीटा, सी आई का कॉस थीटा इज सी एस विच इज आर बाय टू. सो अवर आंसर, द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी आई, इट इज आर बाय टू कॉस थीटा. लोग बोलेंगे सर कॉस थीटा तो आपने दिया ही नहीं है, बिल्कुल साइन थीटा दे रखा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो अभी पुट भी कर देंगे. सो इट वुड बी आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट बटे आर. चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप सी आई की वैल्यू में, तो इट वुड बी राइट आर स्क्वायर बाय टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. राइट, फॉर सम रीजन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस आंसर को थोड़ा सा और एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, फिर अपन लोग आगे बात करेंगे. आई होप आप लोग सारा लिख रहे होंगे साथ साथ. सी आई को किसी वजह से मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिख रहा था. आर को बाहर निकाल लिया मैंने, आर को बाहर निकाल लिया तो इट बिकम्स 1 माइनस एच बाय आर का स्क्वायर अंडर रूट. और ये भी दिख गया होगा, आर को बाहर निकाला तो जो ऊपर आर था उसमें से एक आर कट गया, एंड दिस इज माय अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर. तो पहले लिख ले इसको अच्छी तरीके से, जब तक पूरा यहाँ तक ना लिख ले तब तक अपनी चैट विंडो को हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक लिखना जरूरी है. ओके, सी नॉर्मल से क्यों जाएगा, दैट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल. परपेंडिकुलर स्फीयर के परपेंडिकुलर जो सेंटर से लाइन पास करती है भाई उत्कर्ष सोनी जी, नॉर्मल का मतलब ये होता है स्फीयर के लिए कि वो सेंटर से पास करेगा. ऑलराइट, स्फीयर सर कोई भी सरफेस पे पॉइंट ले लीजिए सर्कल का और सेंटर से क्रॉस कर दीजिए, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. पूरा लिख लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा. एंड तक लिख लीजिए. बाकी वीडियो आप पीछे प्लेबैक करके भी देख सकते हैं, कोई लाइन समझ में ना आए तो. ऑलराइट, लेकिन लिख पूरा लीजिएगा सबसे पहले. तो यदि कोई रेलेवेंट डाउट लगा मुझे जो तो पूछ सकते हैं. ओके, फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे. पेरिक्सियल रे मैंने अभी तक बताया नहीं है. ऑलराइट, पेरिक्सियल रे अभी तक समझाया नहीं है मैंने, उसकी तैयारी कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ इफ एच इज इक्वल टू आर देन सी आई विल नॉट बी डिफाइंड. ये मैथ्स के अलावा कुछ नहीं सोचते बच्चे. प्रैक्टिकली तो सोचो, एच आर हो जाएगा तो ये रे यहाँ पहुंचेगी क्या, एच को 100 आर कर दो. मिस्टर निहित वाइन्स को इससे कोई लेना देना नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं इनको प्रैक्टिस करनी है. दिस इज इंटरेस्टिंग. बेटा फिजिक्स के पहले 5-7 लेक्चर में मैं कुछ भी नहीं दे सकता बिकॉज मुझे थ्योरी और नाम बताने में इतना टाइम निकल जाता है. ऑलराइट, अभी हम बिल्डिंग में गड्ढा खोद रहे हैं, आप पूछ रहे कि सर कौन से नंबर के माले पे रहूं. अर्जुन, दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूफ बट वी हैव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर मैथमेटिकल प्रूफ ही मिलेंगे. मैं पहले ही दिन समझाया था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये जी और ये ओ है. ओके, सो इट विल बी ज्योमेट्री ऑलवेज. यस, इट इज वेरी ऑब्वियस सी आई की वैल्यू एच पे डिपेंडेंट आ तो रही है. सो कोई भी खास डाउट किसी ने पूछा नहीं है. सो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है कि हमारा सी आई का वैल्यू हमने कैसे ये निकाला. राइट, नाउ हाउ सी क्यू इज नॉर्मल, दैट इज डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर. बेटा एक सर्कल के अंदर यदि मैं इससे परपेंडिकुलर खींचूंगा, किस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना के परपेंडिकुलर खींचूंगा तो सेंटर से पास होता है. छठी कक्षा में सिखाया था कि यदि हम कहीं के भी टेंजेंट का परपेंडिकुलर मानेंगे तो सेंटर से पास होगा सर्कल में. अनिकेत गुप्ता, छठी कक्षा याद करिए. तो मैं मिटा दे रहा हूं, अब मैं पेरिक्सियल रेस पे जाना चाहूंगा. ऑलराइट, now what is
पैरेक्सियल रे। लिख सकते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पैरेक्सियल रेज, रेज which form small angle of incidence, rays which form small angle of incidence are called paraxial rays। एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से लिख लें। रेज which form small angle of incidence are called paraxial rays। इसकी भी आपको दुनिया जान में गलत सलत डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ऑलराइट, कि जो छोटे अपर्चर के मिरर पे गिरे, जो क्लोज हो, ये सब गलत डेफिनेशंस हैं। जैसे रियल इमेज की उल जलूल डेफिनेशन लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे पैरेक्सियल की भी बना लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, अज्ञानी लोग बना के दूसरों को बता भी देते हैं कि ये डेफिनेशन होती है, और वो दूसरे आके मुझे ही बताने का प्रयास करते हैं कि सर ये नहीं, वो होती है डेफिनेशन। तो जो मुझे ज्ञान देना चाहे उनसे माफ़ी, बाकी नहीं तो पैरेक्सियल रे की परफेक्ट डेफिनेशन यही है, विच फॉर्म्स स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलराइट, जो छोटा एंगल बना है इंसिडेंस का, वो पैरेक्सियल रे होती है। अब आप लोगों ने एक आंसर दिया था CI का R/2, तो वो R/2 कैसे आया, कैसे दिया था आप लोगों ने? आप लोगों ने अनजाने में एक अजम्पशन ले लिया। क्या अजम्पशन ले लिया आपने अनजाने में? कि ये रे पैरेक्सियल है। कैसे? यदि इस रे को पैरेक्सियल करेंगे तो आपका थीटा छोटा हो जाएगा, थीटा छोटा हो जाएगा तो एसेंशियली H छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू फिर से लिख देता हूं मैं। राइट, ये वाले साइन थीटा की वैल्यू ओरिजिनली H/R थी, तो यदि थीटा छोटा होगा तो H छोटा होगा, H छोटा होता जाएगा R के मुकाबले। इफ H is much smaller than R, right? If theta is small, then H is much smaller than R, and if this happens to be much smaller than R, then our answer approximately becomes R/2. Alright, ध्रुव सिंह पूछ रहे हैं कितना छोटा? इतना कि जो हमारी कैलकुलेशन में उस अप्रोक्सीमेशन का फर्क ना पड़े। ऑलराइट, ये भी हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे कि छोटा मतलब व्हाट इज द रेंज। ऑलराइट, जितना भी डेसिमल प्लेसेस आपको एक्यूरेट चाहिए उसके हिसाब से करना पड़ता है। फिर भी इसका एक टेक्निकल डिस्कशन होगा वंस वी टॉक अबाउट इमेज फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं H को R के वाले छोटा कर दिया, क्या हो गया? R/2, जो आप लोगों का ओरिजिनल आंसर था, जो आप लोगों ने फोकस रट रखा था कि पैरेलल रेज ऑन मिरर पास थ्रू फोकस, ये अपन ने 10वीं कक्षा में रटा था, लेकिन वहां पर ये नहीं रटा था कि वो पैरेलल रेज शुड बी पैरेक्सियल देन ओनली। इनफैक्ट मान लीजिए इस H की वैल्यू को मैं बड़ा कर देता हूं जस्ट फॉर डिस्कशन सेक। ऑलराइट, इफ H बिकम्स R/2, तो आप देख सकते हैं H को R/2 पुट करने पर काफी इंटरेस्टिंग आंसर आता है। क्या आंसर आ जाता है H को R/2 पुट करने से? एनीवन? आई एम वेटिंग। इफ H इज इक्वल टू R/2, तो आंसर क्या आ जा रहा है? भगवान, सबका भी आंसर सेम नहीं आया। वाह, ओके, अब सही आ रहा है। ऑलराइट, R/√3, तो मतलब यू कैन गेट वेरियस डिफरेंट आंसर्स। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि आपने इसका वैल्यू ये किया तो कुछ और आंसर आ गया, कुछ और करेंगे कुछ और आंसर आ जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, या फिर इसको मैं पुराने वाली फॉर्म में लिख दूं तो cos थीटा की फॉर्म थी शायद, तो उसमें आप देखेंगे तो और डिफरेंट आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यू कैन गेट डिफरेंट आंसर। इनफैक्ट CI का वैल्यू R भी हो सकता है। आप निकाल के देख लीजिए, R पुट करके H का वैल्यू कितना आ रहा है। मतलब कि यू मे हैव अ सिनेरियो लाइक दिस
CI का वैल्यू R भी पुट करके देख लीजिए, राइट, किस H पे आ रहा है, पॉसिबल भी है कि नहीं है वो H, व्हाट इज द H, उल्टी कैलकुलेशन ही करनी है। अब तो ये बिल्कुल भी फोकस नहीं है, राइट, तो फोकस वर्ड इज लिमिटेड वर्ड, वैलिड ओनली फॉर पेरिक्सियल रेज। एनीवे, यदि H को मैं CI को R कर दूं तो कितना आ रहा है H का वैल्यू, तो सॉल्व करके देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, CI की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, R इज इक्वल टू R/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस H² इसको सॉल्व करके देखना है आपको, ऑलराइट, विच शुड नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। सो √3 R/2 विच इज एंटायरली अ पॉसिबल वैल्यू, ये पुट करेंगे तो पोल से पास कर रही सी, तो इसलिए यदि अपन रट्टा मार के बैठ जाएंगे कि जी वो तो हमेशा जो है फोकस से पास करती है, नहीं, पैरेलल रे विच आर पेरिक्सियल इन नेचर, नॉट एनी पैरेलल रे, पैरेलल रे विच आर पेरिक्सियल इन नेचर, दैट विल पास थ्रू सो कॉल्ड फोकस, जो मैं आगे जाके समझाऊंगा अभी से ही, डोंट वरी, जिनको फोकस नहीं पता मैं आगे समझाऊंगा, ओके। नाउ वंस वी अंडरस्टैंड पेरिक्सियल रेज, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पेरिक्सियल रे क्या होती है, एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, पेरिक्सियल रे का मतलब होगा रेज विच फॉर्म स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इनफैक्ट हम अब जो बात करेंगे, हम जो देखेंगे कि इमेज बन रही है कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग किसके लिए करने वाले, सिर्फ और सिर्फ पेरिक्सियल रेज के लिए ही कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे 2 टास्क साइमल्टेनियसली अचीव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि इमेज बन रही है, ऑलराइट, पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि इमेज बन रही है, और फिर ये निकालेंगे कि कहां बन रही है, ऑलराइट। तो ये दोनों एक ही टास्क है, आप देखेंगे सॉल्यूशन तो समझ में आ जाएगा। लेट्स से इस एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस पे, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लाइक दिस, ऑलराइट। एक रे हमने बनाई, ये गई, ऑब्वियसली नॉर्मली स्ट्राइक करिए, वापस आ जाएगी, ओके। अब हम एक दूसरी रे बना रहे हैं, पॉइंट क्यू पे स्ट्राइक करी, एंगल थीटा बना रही थी, ऑलराइट, और थीटा एंगल बनाकर ही वापस आ गई, पॉइंट आई से पास होती हुई, ऑलराइट। दिस इज अवर रे डायग्राम टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस हाइट को जहां स्ट्राइक किया है, इसको हम h कह दे रहे हैं, ये एंगल को अल्फा कह दे रहे हैं, ये एंगल को हम लोग बीटा कह दे रहे हैं, और ये एंगल को हम लोग गामा कह दे रहे हैं, ओके। अल्फा, बीटा, गामा। मिस्टर आनंदराज को नहीं सीखना है, उनको आगे का सिखाना है कि सर इन फर्दर डिस्कशन भी है, चलेंगे। अल्फा, बीटा, गामा और ये हाइट h, दिस इज व्हाट वी हैव हियर, ऑलराइट। ये h अपन ने Q पॉइंट की हाइट मानी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नाउ इफ रेज आर पेरिक्सियल,
थीटा सॉरी अल्फा थीटा इज स्मॉल, होना पड़ेगा डेफिनेशन में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पेरिक्सियल रे के लिए बात होगी। थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल इफ रेज आर पेरिक्सियल, रेज पेरिक्सियल है तो थीटा वुड बी स्मॉल। नेक्स्ट व्हाट, थीटा स्मॉल रखेंगे आप यहां पे खड़ा करके, ऑलराइट, तो आप समझ सकते हैं कि एच भी छोटा ही होगा, विच इज वेरी इजी टू इमेजिन। ये सी है, यहां से आप रे निकाल रहे हैं तो देखिए कितना छोटा एंगल बन रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है एंगल बड़ा होता जा रहा है। सो दिस इंप्लाइज एच इज स्मॉल। दिस इन टर्म्स इंप्लाइज, मैं साथ ही लिख देता हूं, अल्फा इज स्मॉल, अल्फा स्मॉल करते ही बीटा गामा तो साफ साफ दिख रहे, उससे भी छोटे होते चले मतलब अल्फा इज स्मॉल, है ना, और बीटा और गामा भी उसी ऑर्डर के हैं, तो अल्फा बीटा गामा चूंकि उसी ऑर्डर के, तो सब स्मॉल हो जाएंगे। ओके, तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इफ रेज आर पेरिक्सियल, थीटा इज स्मॉल, विच इंप्लाइज दैट दिस इज रॉन्ग, योर एच वुड बी समथिंग लाइक दिस, पर मैं इतना छोटा है बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज, हम क्या लिख सकते हैं, यदि आप ट्रायंगल ओ क्यू सी को देखें, राइट, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। बीटा इज योर एक्सटीरियर एंगल and alpha and theta are your interior angles, so sum of interior angles would be equal to beta. Now looking at triangle I Q, और ये पॉइंट को मैं P डैश कह देता हूं जो कि P के बहुत पास होगा। लुकिंग एट ट्राइंगल, ओके ट्राइंगल गलत बना दिया, सॉरी, सो ट्राइंगल इज सी क्यू आई, ओके, triangle is CQI. Looking at this triangle, we can say gamma is equal to theta plus beta. Same logic. Same logic. All right. Gamma is equal to theta plus beta and beta is equal to alpha plus theta. Interior angles का sum exterior angle के बराबर, दोनों interior angles sum is exterior angle के बराबर। ऊपर से थीटा की वैल्यू में यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा, सो बीटा माइनस गामा फ्रॉम हियर प्लस बीटा, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो आई गेट गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है, ऑलराइट। एच स्मॉल कैसे होगा समझ में नहीं आया, दैट्स वेरी इजी। ये मैंने एक पॉइंट लिया एक्सिस पे लाइन ओ, यहां से मैं आपको पेन चलाइए अपनी कॉपी में, एक लाइन ये खींचिए और एक लाइन ये खींचिए, देखिए किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा। तो यदि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो कब है, जब h स्मॉल है, ना कि जब h डैश स्मॉल है, राइट। जैसे जैसे h बढ़ता जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, इट्स सो इजी टू सी। खुद पेन चला के देख लीजिए, दोनों डायग्राम बना लीजिए, ओ पे ओ रखिए एक्सिस पे, एक छोटे h पे बना के देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक बड़े h पे बना के देख लीजिए, दिख जाएगा वाई h इज स्मॉल। ये डायग्राम खुद बनाइए अपनी कॉपी में, इसको देखने से नहीं आएगा समझ में, कॉपी में बनाइए ये डायग्राम तो आएगा समझ में। आपकी कॉपी में आपको कुछ नहीं करना, बस ये डायग्राम बना देना। ये देखिए छोटे h का डायग्राम, ये बड़े h का डायग्राम, जैसे h बड़ा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया, जैसे एंगल h छोटा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा भी छोटा होता चला जाएगा, दैट्स ऑल।
Now let's remove this. I need only this result. Now गामा, गामा को हम लोग कह सकते हैं, वैसे तो 10 गामा को कहना चाहिए था, बट सिंस गामा इज स्मॉल आई कैन डायरेक्टली राइट इट इज h बटा पी आई, h बटा पी आई. ऑलराइट, बीटा आई कैन राइट एज h बटा पी सी एंड अल्फा आई कैन राइट एज h बटा पी यू. सिंस दे आर स्मॉल तो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, चूंकि ये p डैश इज ऑलमोस्ट एट p, इसलिए हमने यहां पे p डैश नहीं लिखा, सीधे सीधे p लिख दिया. ध्यान दीजिएगा, p इज वेरी वेरी क्लोज टू p डैश, क्योंकि जैसे जैसे h स्मॉल करते जाएंगे p और p डैश मर्ज होते जाएंगे. ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे p डैश p डैश p डैश लिखने चाहिए थे, पर हमने p डैश को p ही मान लिया, बिकॉज p डैश इज ऑलराइट, p एंड p डैश आर सेम पॉइंट्स. ऑलराइट, एज p डैश is close to p, right, and गामा अल्फा बीटा छोटे, इसलिए अपन ने ये लिख दिया. नाउ ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करी, h बाय पी आई प्लस h बाय पी ओ इज इक्वल टू 2h बाय पी सी, and we get 1 by pi is equal plus 1 by po is equal to 2 by pc. मैंने दो चीजें करनी थी, मैंने दोनों चीजें यहां पे प्रूफ कर दी है. ऑलराइट, मुझे ये प्रूफ करना था कि इमेज बन रही है, वो भी यहां प्रूफ किया है, और कहां बन रही है ये भी मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया है. ऑलराइट, बन रही है ये भी प्रूफ किया है. ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रूफ किया है कि इमेज बन रही है, और कहां बन रही है ये तो मैंने निकाल ही दिया है, जैसे आप सामने देख सकते हैं. ऑलराइट, ये कैसे प्रूव किया कि इमेज बन रही है? 1 मिनट में इसका जवाब देता हूं. यदि कोई रेलेवेंट डाउट पूछे तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा. I'm waiting for any relevant doubt. If there are any doubts, you can ask. दिवाकर कुमार जी डाउट नहीं पूछ रहे, वो आगे का प्रेडिक्शन कर रहे हैं. Okay then, here I would like you to learn one more term, because terminology धीरे धीरे यहाँ सीखनी पड़ेगी. It is known as spherical aberration. पहले लिख लें टर्म, फिर कैसे इससे कहानी का रिलेशन है ये भी समझाऊंगा मैं, और इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये भी समझाऊंगा मैं. ऑलराइट, सर क्या हम कह सकते हैं थीटा तभी स्मॉल होगा जब ओसी लेंथ कम होगा? नहीं, थीटा स्मॉल इज एन इंडिपेंडेंट, उसका ओसी से कोई लेना देना नहीं है. वो तो इनफैक्ट हम इन्फिनिटी तक लेके जाने वाले हैं आगे जाके. थोड़ा ज्योमेट्री आप पेन चला के देखिए, ओसी से कोई लेना देना नहीं है. ऑलराइट, ऑफ थीटा आप पता नहीं इमेजिन कर रहे हैं रादर देन यूजिंग योर ड्राइंग. प्लीज़ यूज़ योर ड्राइंग, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ओ को दूर ले जाने पे भी उसी जगह पे थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ओके, खैर
सो उत्कर्ष प्रताप सिंह ने पेन नहीं चला के देखा, नहीं तो पेन चलाते ही दिख जाता कि ऐसा नहीं। ओके, तो इमेज बन रही है, कैसे प्रूव किया मैंने, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। देखिए यहां पर मैंने कितनी रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाया आई को, सिर्फ 2 का, राइट, सिर्फ 2 रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाया मैंने आई को। यदि 2 रेस यहां इंटरसेक्ट कर रही है तो इससे तो प्रूव नहीं होता कि इमेज बन रही है। 2 ही रेस को प्रूव किया मैंने, आई पे चल रही है, एक तो सीधी जो जाके वापस लौट गई थी, एक है थीटा वाली। फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि दिस इज द लोकेशन वेयर इमेज इज फॉर्मिंग? समझ में आ रही बात? सिंस मैंने 2 ही रेस के लिए ज्योमेट्री के लिए, मैंने सारी रेस के लिए तो प्रूव किया ही नहीं। यदि मैंने सारी रेस के लिए प्रूव नहीं किया तो मैं कैसे कह सकता हूं इवन अंडर ऑल दीज अप्रोक्सीमेशंस दैट देयर इज एन इमेज फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस? द आंसर इज pi is not dependent on अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। pi का जो रिजल्ट आया वो बीटा या अल्फा या जो दूसरी रे की चॉइस थी, सिंपली बोले तो अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यदि मैंने कोई और रे छोटे एंगल पे निकाल ली होती तब भी pi की वैल्यू यही आती। इसका मतलब जो यहां से और रेज निकली होंगी छोटे एंगल पर, ऑलराइट, मैं फिर से समझाता हूं, इस O से जो और भी रेज निकली होंगी छोटे एंगल पर उनके लिए भी मैं यही रिजल्ट निकाल पाऊंगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्ट होके, वो डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है कि हमने ये वाली रे कौन सी चूज करी थी। इसका मतलब जितनी भी रेज O से निकली है, जब तक वो पैरेक्सियल है, जब तक वो पैरेक्सियल है, तब तक उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मोर और लेस आई होगा। ये बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मोर और लेस आई होगा, मतलब कि आई के बहुत क्लोज से निकलेंगी। क्यों बोल रहा हूं आई से बहुत क्लोज से निकलेंगी? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में हमारा काम चल रहा है। ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन में क्या हुआ है। तो अंडर अप्रोक्सीमेशन हम कह सकते हैं कि आई के बहुत अड़ोस पड़ोस से ही निकल रही होंगी। तो समझ में आया सबको हमने कैसे प्रूव कर दिया इमेज फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस? हमने इस लॉजिक से प्रूव कर दिया कि इमेज फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज जो लोकेशन आई आएगी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इन दोनों रेस के, वो इस चॉइस ऑफ रे पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मैंने किसी और एंगल पे रे ली होती तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आई होता, बट अंडर दी अजम्पशन। अब इस अजम्पशन की वजह से क्या पंगा है, उस पंगे को बोला जाता है स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है गड़बड़, टेक्निकली इसका मतलब होता है गड़बड़। तो स्फेरिकल नेचर ऑफ मिरर की वजह से क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है बच्चों कि जो इमेज बन रही है ये शार्प नहीं होगी। इमेज जो बनेगी स्फेरिकल सरफेस से, it is not sharp. Why we are saying it is not sharp? Because mathematically not all the rays are actually intersecting at eye. They are close to eye but they are not at eye. तो जो इमेज बनेगी वो ब्लर्ड होगी। What is meaning of this कि ब्लर्ड होगी इमेज? इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों के चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा हटा के जब किसी चीज को देखते दूर की तो उनको दिखती तो है वो चीज, लेकिन उतनी क्लियर नहीं दिखती। और जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ है वो चश्मा लगा के देख लो यार, तो आपको जैसा दिखेगी दुनिया वो ब्लर्ड इमेज होगी। तो जो इमेज बनती है ड्यू टू स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, वो इमेज शार्प नहीं होती, इट इज अ ब्लर्ड इमेज। वो इमेज ब्लर्ड होती है, एज इन क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो मैथमेटिकली आई से सारी रेस पास नहीं कर रही है। दे आर नॉट पासिंग थ्रू आई साइमल्टेनियसली, ऑलराइट, एट मैथमेटिकली एट वन पॉइंट। So that is why it is called spherical aberration, and this is the reason कि जो बहुत हाई टेक ज़रूरत होती है, हाई टेक रिक्वायरमेंट्स होती है मिरर्स की, तो वहाँ पर हम लोग स्फेरिकल मिरर्स यूज़ नहीं करते, कोई और शेप का मिरर यूज़ करते। उसकी मैथमेटिक्स हम नहीं करके दिखाएंगे। उन मिरर्स का शेप और उनकी मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है कि आपको मैथ्स के टीचर जब वो कैलकुलस पढ़ा रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स शायद, तब वो करके दिखाएंगे, या शायद कोनिक सेक्शंस में करके दिखाएंगे। ऑलराइट, वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर हैज दिस प्रॉपर्टी कि उससे सारी रेज एक ही पॉइंट से क्रॉस करती है। ओके, तो वो कौन सा शेप है?
आप चाहे तो ढूंढ के आ सकते हैं अगली क्लास में। ऑलराइट, अभी होमवर्क देने का टाइम अगली क्लास से आना शुरू होगा, क्योंकि आपको फिजिक्स सिखाने के लिए हमें बहुत सारा बेस बिल्ड करना पड़ता है। ऑलराइट, तो वो बेस अभी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो हैव पेशेंस। पर फिर फिजिक्स का होमवर्क एक बार शुरू हो जाएगा तो आता चला जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई डाउट है तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। सर, वी आर नॉट टेकिंग बिग एंगल देन थीटा पर डिपेंडेंट, सो दैट पी आई, नहीं बेटा इमेज है अरिनगर, इट इज एन इमेज, बट दिस इमेज इज नॉट शार्प, इट इज अ ब्लर्ड इमेज। राइट, अरिनगर चश्मा हटा के देख लो यार, दुनिया को जैसी वो वैसी इमेज दिखेगी, वैसी इमेज स्फेरिकल मिरर से बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा यदि आपकी टेक्निकल एप्लीकेशन नहीं है तो इट वर्क्स परफेक्ट। ओके, रमनजोत, इरोडोव की ज़रूरत नहीं, अच्छे टीचर की ज़रूरत है। वो चाहे तो इरोडोव से करा दे, वो चाहे तो एचसीवी से करा दे। अच्छा टीचर तो आपको एनसीईआरटी से भी इतना अच्छा सवाल दे सकता है और उसका सोल्यूशन समझा सकता है, जिससे आपकी पूरी फिजिक्स खुल जाएगी। ओके, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे सवाल है, तो ये किताब का नहीं, टीचर से रिलेशन। Spherical aberration means, what is spherical aberration means? Because of spherical nature of the reflecting surface, rays formed are not sharp, या फिर rays do not cross through a common mathematical point। ये आप लिख सकते हैं कि due to spherical nature of surface, reflected rays, आगे जाके reflected के लिए भी होगा, तो reflected/refracted rays, due to spherical nature of surface, reflected/refracted rays do not form a sharp image। बस इतना काफी है। चलिए, that's it then, thank you very much। होमवर्क के लिए तैयार हो जाइएगा, अगली क्लास में आ जाएगा। बड़ा मजा है आप लोगों को पढ़ा के। टेलीग्राम लिंक आई चेक एंड टेल यू कि यदि कुछ प्रॉब्लम है।